ब्रेक के बाद आपके सामने हैं जो पॉलिटिकल सिनेरियो सिचुएशन है वो यकीनन कोई ऐसी नहीं है कि जिस पे आप ये सोच सके सेटिस्फैक्ट्री है कोई। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे सामने जो एक मुद्दा आता है वो एक अफवाह आई कि बाहर जो मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमें भी कुछ इश्यूज हैं उस हवाले से कि ये हमारी एटमी जो सलाहियतें हैं, हमारी जो मिसाइल हैं, इस पे बात हुई और इसके अलावा और जो हमारी सिक्योरिटी की जो चीज़ें उस पे बात हो रही थी। ये सिर्फ अभी कयास आराइयाँ थी, लेकिन अचानक से इसहाक डार साहब बयान देते हैं जनाब कि एटमी असासों से मुतलिक जो है वो वजाहत देते हैं और कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बेहतर है, अहम है। और यकीनन ये बात की जा सकती है, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, कोई भी पाकिस्तान का लीडर ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की सलामती पे कंप्रोमाइज कर जाएगा, चाहे आपस में कोई भी उनके हालात हो, कोई भी आपस में उनके खिलाफात हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वजाहत क्यों देनी पड़ी, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या वो अफवाहें ठीक थी? ये हम बात करेंगे मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब से। जी मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब, क्या समझते हैं क्यों वजाहत देनी पड़ी इनको? देखिए, वजाहत इसलिए देना पड़ी कि लोग फिर इसको मेलाइन करते हैं और गलत साइड के ऊपर ले जाते हैं। ये बहुत अरसे से इन्होंने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ख़ासतौर पे पीटीआई वाले। ये अभी का नहीं है। अभी आपने थोड़ा अर्सा पहले, मैं पीछे लेके जाऊंगा माजी में, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा था कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे। वो गए थे एक सिविल न्यूक्लियर साइट के ऊपर। हमारा चाइना के साथ एग्रीमेंट है कि हम सिविल न्यूक्लियर पावर हासिल कर सकते हैं और यही मुआहदे की वजह से आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकता है और बना रहा है। आपने देखा चश्मा 1, चश्मा 2, कैनवप 1, कैनवप 2, 3। ये जब वहाँ गए तो उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि जनाब ये न्यूक्लियर साइट के ऊपर उनको लेकर। आप मुझे बताइए कि इस तरह की झूठी बातें करना, तो फिर क्या गवर्नमेंट के पास नहीं बनता कि वो उनकी वजाहत दे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि ये चीज़ें गवर्नमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से पहले एक उस इदारे के पास है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और ये कामयाबी हासिल की हैं। क्या आप समझते हैं कि वो इदारा इतनी आसानी थोड़ी से? देर पहले आप ही का जुमला रिपीट कर देती हूँ और आप ही से पूछती हूँ। आपने कहा था कुछ और लोग भी हैं जो चीज़ों पे नजर रख के बैठे हुए, तो आपको लगता है कि ये जो इसहाक डार का बयान है ये किसी और की तरफ से दिलवाया गया? ठीक है, लोगों को बता दो ये वाला मामला है। देखिए, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और लेकिन देखिए, वेस्ट जहाँ तक है, यूएसए, वेस्ट, इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से अगर उनको कोई एक रिजर्वेशन है बड़ी, और वो न्यूक्लियर है प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से इनको वो रोके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसे मौक़े अता किए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आज सुरखरू हो गया और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान मैनेज कर गया। और उसमें पाकिस्तान का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, ये इंडिया के काउंटर उसमें हमने किए। इंडिया का बजट इस वक्त $77 बिलियन है, $77 बिलियन। पाकिस्तान का इस वक्त $2.5 बिलियन है। और फिर लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान का बजट ऐसा है, दिफा का बजट। मुझे बताइए कि 75 बिलियन, $77 बिलियन के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं हर साल $77 बिलियन, और हमारी फौज मुकाबला कर रही है $2.5 बिलियन। और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये डेटरेंस मेंटेन किया हुआ है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन। याद दिलाती भी मैं नाजरीन को बताती चलूँ, ये जो प्रोपेगेंडा होता है कि फौज जो है हमारा 70% दफाई बजट खा जाती है, दफाई बजट में चला जाता है, ये बड़ी खाम ख्याली है आप लोगों की। असल फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ें, हमारी जो फौज है सिर्फ 7% ले रही है, बाकी मराद वगैरह जो है वो उसमें बल्कि टैक्सेस भी दे रही है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आप कहें कि ये कोई ऐसी बात हो रही है, उसके बावजूद दुनिया की जो है वो 7वीं बड़ी फौज बन के सामने आई है। ये आपको फख्र करना चाहिए, ना कि अपनी फौजियों पे आप लान तान करें, उनके बारे में गलत बातें फैलाएं। ये आपको फख्र होना चाहिए इस बात पे कि पाकिस्तान का 7% जा रहा है, ये 70% वाली कहानियां अलग हैं। जी जनाब, आपकी तरफ आते हैं मोहसिन काज़मी साहब। मोहसिन काज़मी साहब, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये मईशत का जो हाल है, जो पहले प्रिडिक्शन हो रही थी और बातें की जा रही थी, कयास आराइयाँ हो रही थी कि ये हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि इसके न्यूक्लियर पावर को नुकसान अपने ऊपर ले लिया जाए, अपने पास खींच लिया जाए, उसको सौदा कर लिया जाए। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? अच्छा, यही इसहाक डार साहब ने कुछ अर्से पहले एक बयान दिया था, वो मेरा बयान मैंने पढ़ा था, पता नहीं सही था या गलत, बहरहाल बयान मशहूर हुआ था। इन्हीं ने कहा था अगर हमारे असासे गिरवी रख के हमारी माशियत बेहतर हो सकती है तो उसमें क्या एतराज़ है। अच्छा, उस वक्त उन्हीं ने ये नहीं कहा था कि जौहरी असासे, बस कह दिया था असासे।
تو یہ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی تھا. بات یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے, کہیں نہ کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے. اسحاق ڈار بہت ذمہ دار آدمی ہے, اس وقت وزیر خزانہ ہے, پارٹی کے اندر بڑا عہدہ ہے, نواز شریف کے سمدی ہیں, وہ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان سینٹ میں کھڑے ہو کے نہیں دے سکتے. اب وہ تردید کریں یا کسی نے ان سے تردید کرے, کیونکہ ہمارا بس ایک یقین ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے اور ہماری جو پاکستان کی افواج ہے اور ہمارا جو نیوکلیئر اثاثہ ہے نا, وہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, نہ کوئی کرے گا, نہ کوئی حکومت میں اتنی ہمت ہے کرنے کی. لیکن سوال یہ کہ اس وقت اس کو چھیڑا گیا تو یہ مشکوک ہو گیا نا. تو اب آپ دیکھیں, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ IMF سے آپ کے معاہدے نہ ہونے کا سارا غصہ آپ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. آپ کو ادھر معاہدہ نہیں ہو پا رہا ہے, وہ غصہ آپ ادھر ڈال رہے ہیں. مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, وہ آپ غصہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. ہر برائی عمران خان پہ, حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کل یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش توڑنے میں بھی عمران خان کا ہاتھ تھا. مطلب آپ اس حد تک چلیں. اور دوسری بات ہے کہ عمران خان کی آواز سنی جا رہی ہے, وہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں, پبلک ان کی آواز سننا چاہتی ہے. اور آپ کو بتا دوں, انہی نے جو آج گیم کھیلا ہے وہ یہ کہ مجبور ہو کے انہی نے انٹرنیشنل میڈیا سے کنسلٹ کر لیا. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ خبریں جو ہیں اور جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں نا, وہ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گی. ہیومن رائٹس والے بھی آئیں گے اور بہت سے لوگ آئیں گے. تو میرا مقصد یہ کہ پاکستان کا جب نام آپ نے اسلامی بھی رکھا ہوا ہے, جمہوری بھی رکھا ہوا ہے, تو کم از کم جمہوریت کو تو آپ چلنے دیں. جمہوریت کے جو تقاضے وہ تو آپ پورے کرنے دیں نا. جمہوریت کا تقاضا یہ کہ سپریم کورٹ نے آپ کو تاریخ دے دی کہ اس تاریخ کو الیکشن ہوگا, تو کیا اس پر عمل کرنا حکومت کا کام نہیں ہے؟ جس طرح آپ عمران خان کے FIR کو پر عمل کروا رہے ہیں جتنی سختی سے, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا, اب ہم اس کو پر عمل کریں گے. ابھی تک چوں چرا چل رہی ہے. آج بھی گورنر صاحب جو ہیں KPK کے, وہ گھما رہے ہیں, حتیٰ کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے استعفے کا دھمکی دے دی کہ صاحب یہ تو کچھ ہمیں کرنے ہی نہیں دے رہا ہے. تو میرا مقصد یہ سب چیزیں کدھر جائیں گی, یہ حکومت کے حصے میں جائیں گے یا اپوزیشن کے حصے میں؟ تو جب تک حکومت جو ہے سنجیدہ نہیں ہوگی, ان کو یہ جہاں انہوں نے یہ قربانی دی کہ ہم نے ریاست بچا لی اور سیاست تباہ کر دی, وہاں یہ بھی قربانی دے ان کے ساتھ بیٹھ کے. 5 مہینے رہ گئے ہیں عام الیکشن میں. اگست میں پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی, قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی اگست کے اندر, 5 مہینے کے اندر. مئی کی ڈیٹ تو گورنر صاحب نے خود دے دی 30 مئی وہاں کے, اور 30 اپریل یہاں کی. یہ بیٹھ جائیں, کمپرومائز کر لیں آپس میں, 20 کی ایک تاریخ نکال لیں. ہمارے پرائم منسٹر نے مئی کا اشارہ بھی دیا, تو بیٹھ کے اس معاملے کو ختم کر لیں. اس کے اندر کو ہار جیت کے اندر فیصلہ ہوگا, عوام جس کو تسلیم کرے گی اس کو آپ تسلیم کر لیں, ختم بات. اس کے بعد اس ملک کے اندر دیکھا جائے گا. مطلب سنجیدہ ہو جانا چاہیے, وہ وقت ہے کہ اس کو بالکل سنجیدہ ہو جانا چاہیے. عارف عباسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. عارف عباسی صاحب, آپ کے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں اکثر اختلافات کی باتیں تو آتی ہی تھیں کہ کوئی نہ کوئی اختلاف ہو گیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ہی بات کی جاتی تھی. پھر ابھی جو ہے واڈوا صاحب والا کی بھی کیس سامنے, کہ واڈوا صاحب کبھی بھی ٹی وی پہ آ کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, اور ابھی بھی انہوں نے جو کہا ہے وہ کہنے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہی نہیں کہ الیکشن ہو. یہ بھی بڑی اچھمبے کی بات ہے. لیکن ابھی جو ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, اس میں اسٹیج پہ آپ کے 2 لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مائک بھی لے رہے ہیں. ایک نے مائک چھین لیا ہے اور دوسرا کہتا ہے جی مجھے بات کرنے دو, اور غصے بھی ہو گئے. تو کیا کامنٹ کرتے ہیں اس وقت؟ آپ کی پارٹی پہ ویسے ہی ایسا وقت ہے کہ آپ کو بڑی مل کے رہنے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں, ہماری پارٹی میں کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن اس میں ڈفرنس آف اوپینین یا تھوڑی بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ وہ لگی رہتی ہے, لیکن ہماری پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کا لیڈر ہے عمران خان. عمران خان کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر, عام ورکر سے لے کے شاہ محمود قریشی تک سب متفق ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپس میں لیڈروں کی, ورکرز کی تھوڑی بہت ہی انبن ہو جائے تو اس سے پارٹی کی پالیسی کو یا پارٹی کے لیڈر کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ وہ کبھی کسی نے عمران خان پہ نہ کوئی انگلی اٹھائی ہے, نہ کوئی ایسی بات کی ہے جس سے وہ کہے کہ میں عمران خان سے متفق نہیں ہوں. تو اس لیے یہ چیز تو میں کہتا ہوں کہ کہیں میٹر ہی نہیں کرتی. اگر کوئی 2 لیڈر آپس میں الجھ گئے ہیں تو اس کا کوئی اثر پارٹی پہ یا پارٹی پالیسی پہ یا پارٹی اسٹرنتھ پہ نہیں پڑتا. عارف عباسی صاحب, سندھ میں کیا پوزیشن ہے؟ سندھ میں کیا کریں گے آگے؟ اس دفعہ میڈم سندھ میں آپ کو سرپرائز ملے گا. جس طرح انٹیریئر پنجاب پچھلی دفعہ 2013 میں بھی 2018 میں بھی ہمیں انٹیریئر پنجاب سے وہ سپورٹ نہیں ملی جو
होनी चाहिए थी, लेकिन इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इंटीरियर पंजाब सारा, अभी ये हमारे साउथ पंजाब के इलेक्शन हुए और वहाँ सारी पार्टियों के वोट एक तरफ और हमारे एक तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया और हमारा कैंडिडेट जीत गया। इसी तरह इंटीरियर सिंध में भी आप देखेंगी कि ये नहीं, पीटीआई का कोई मुकाबला ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से, और चूंकि अवाम जाग चुके हैं, आरिफ अवाम अब्बासी को साहब, अपने इंटीरियर हकूक सिंध का की पता बात कर रहे हैं चलेगा। आप। इंटीरियर सिंध वही है जिसमें बल्दियात में आपका कैंडिडेट भी खड़ा हुआ नहीं था, आप वहाँ पे इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। बल्दियात का सिनारियो कुछ मुख्तलिफ होता है। जी। बल्दियात में आपकी ज़ात, बरादरी, ताल्लुक, वास्ता, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। बरादरी में जब आप लोकल इलेक्शन की बात करती है ना, तो उसमें पार्टियां इतना मैटर नहीं करती, लोकल एडजस्टमेंट होती है और लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत क्लोजली, छोटा इलेक्शन होता है। लेकिन जब आप जनरल इलेक्शन की बात करती है नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, तो उस वक्त सिनेरियो होता है, मंशूर सिनेरियो होता है, लीडरशिप की अट्रैक्शन। तो इस वक्त जब भी अल्लाह पाक करेगा सिंध में भी वक्त आएगा, इलेक्शन होंगे, और तो आप देखेंगे कि आपको अर्बन में तो हम बैठे हैं, रूरल सिंध में भी इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि रूरल सिंध भी इस वक्त पिछले 15 साल के जालमाना दौरे हुकूमत में, और जो स्पेशली सिलाब में जिस तरह लोगों को वो किया गया है, बेचारे बेयार और मदरगार रहे हैं, उसका वो एहतिसाब करेंगे अपने वोट की पर्ची से। तो इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि इंटीरियर सिंध भी इस दफा, सिंध में भी हम आने वाले वक्त में देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, बगैर इख्तलाफ के पूछना चाहूंगी। कोई भी अच्छा काम करता है हम उसको सराहते हैं, आपकी पार्टी भी सराहती है। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी इस वक्त अर्बन में काम कर रही है सिंध में? देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो पिछले 15 साल से तो कंटिन्यूसली मुसलसल इक्तिदार में है। उससे पहले भी ऑलमोस्ट 70s के बाद फैज हक का अगर पीरियड निकाल दें या मुशर्रफ का निकाल दें, तो वो सिंध में हुक्मरान रहे हैं। सिंध की पसमानदगी, सिंध के मौजूदा मसाइल, सिंध के अवाम की महरूमियाँ किस वजह से हैं? वहाँ और तो कोई पार्टी नहीं आई। ज्यादातर जब भी इलेक्शन हुआ है तो उन लोगों ने भट्टू के नाम पे पीपल्स पार्टी को वोट दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई। इस वक्त भी सिंध के रूरल एरियाज बहुत पसमानदा हैं, उनकी सर, मैं स्पेशली अर्बन की बात कर रही हूँ। इसमें वो बहुत पीछे हैं, बहुत सफर कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में है। तो मेरा ख्याल है कि अब तक पैगाम इमरान खान का पहुंच गया है और आने वाले वक्त में वो इमरान खान के नुमाइंदे को वोट देंगे। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। मोहसिन काज़मी साहब, लास्ट कमेंट, वक्त कम है हमारे पास। अच्छा, पहली बार अभी आपने पीपल्स पार्टी के सिंध की बात की है, इसमें तो कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात है और ये बहुत अच्छा मतलब खबर है। आज की भी मैंने देखा बिलावल साहब ने एक लांडी में हार्ट हॉस्पिटल का एक इफ्तिताह कर दिया। इस पार्टी का अगर कराची पे वाकई तवज्जो दी, जिस तरह देना शुरू कर दी है और बिलावल साहब ने उस पर तवज्जो दी है, तो मैं आपको एक छोटी सी खबर ये दे दूं कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट इनको पंजाब में मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी ये देखता है कि इसने वहां काम किया तो यहाँ भी करेगा। आप देखें कराची में काम नहीं किया। वैसे मोहसिन काज़मी साहब, पंजाब की उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन आप कह रहे हैं तो चले जी, हो सकता है। लास्ट कमेंट शेख नदीम साहब। देखिए, ये मुल्क जो है इस वक्त ये दो पार्टियों ने इसको बिल्कुल तबाह किया हुआ है। इमरान खान को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सियासत इश्तियाल अंगेज़ है। अगर आप इलेक्शन भी करा देते हैं और उसके अंदर वो अपनी मतलूबा सीटें हासिल करने में अगर नाकाम हो जाते हैं, तो उसका गुस्सा भी उन्होंने इस मुल्क पर ही उतारना है और इंतहाई जो है वो उसको रिज़ल्ट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना है। तो आपके पास कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जो एक जमात है जो इस सारे मामले में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, वो है जमात इस्लामी। वो अपनी लीडरशिप की वजह से इस वक्त बिल्कुल दबकर बैठ गई है। मैं मरकज़ी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो सिंध की लीडरशिप है, नईम साहब इस तरह के डायनामिक लीडर्स अगर आ जाएं और ये पार्टी आ गया है, तो ये KPK को कम से कम उनके तसल्लुत से आज़ाद करा सकते हैं। चलें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मेरा ख्याल है कि ज़रूरी भी है। वही दुआ जो हमेशा कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप मेरे प्रोग्राम में आए, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।